about the राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम की जो डिस्कवरी किया था उसका नाम था प्लेडी। प्लेडी was the person who discovered the ribosome. He was the first person who observed that granule-like structure is present into the cell, which he called as ribosome. तो इसकी जो डिस्कवरी है उसकी क्रेडिट किसको जाता है? प्लेडी को। इसमें राइबोसोम जो होता है इसका एक दूसरा नाम भी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। कल आपको समझाया था। इसे हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसलिए कहते हैं बिकॉज इन राइबोसोम्स there are large amount of protein is synthesized, and when the production is on a large scale, that particular place is called as a factory. So that's why this particular structure is called as what? Factory of protein, because protein is synthesized in large amount. So that's why they are called as factory of protein. दूसरी बात, जो राइबोसोम होते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, या तो वो 70S होते हैं या वो 80S होते हैं। अब सवाल ये है कि ये S क्या है? S is called as सेडरबर्ग यूनिट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेडरबर्ग यूनिट। जैसे आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो एक यूनिट होता है जिसमें आप किसी चीज को मेजर करते हैं, तो वैसे ही राइबोसोम को मेजर करने के लिए एक यूनिट को डेवलप किया गया, एंड दैट यूनिट वाज कॉल्ड एज सेडरबर्ग, because the person who had measured this particular structure first of all was his name was Sederberg. So to remember his name he has coined the term Sederberg for measuring the ribosome structure. ठीक है। अब जो ये राइबोसोम होता है, कोई भी राइबोसोम होगा वो दो यूनिट का मिलकर बनता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक बिगर यूनिट होता है। तो जो ये 70S है दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ टू यूनिट्स। ये दो यूनिट है, वन इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड अनदर इज लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जो इसका स्मॉलर सब यूनिट है वो है 30S और लार्जर सब यूनिट जो है वो है 50S। सो 30S एंड 50S टुगेदर फॉर्म व्हाट? 70S। ठीक है। जबकि जो 80S है सो दैट इज आल्सो फॉर्म बाय द टू सब यूनिट। वन विल बी स्मॉलर सब यूनिट एंड अनदर विल बी लार्जर सब यूनिट। तो इसका जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 40S एंड लार्जर सब यूनिट इज 60S। ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। मेरे समझ में नहीं आया। जो 30S है जो 50S है, तो तुमने बोला तुम्हें समझ में आया है, मैंने तो ये तुमसे पूछा समझ में आ गया तो तुमने कहा कि हाँ समझ में आ गया, ये तो तुमने कहा, लेकिन मेरे बात भी समझ में नहीं आया। ये 30S है 50S है तो इसको तो 80S होना चाहिए था, और ये 40S और 60S है तो ये 100S होना चाहिए था। मैं तो गलत पढ़ा दिया तुमने। जो 70S है ये 80S है, गलत पढ़ दिया तुमने। कहाँ पे होना चाहिए था? वो सही है, वो वही है। अब इसका कारण क्या बताता हूं। जो राइबोसोम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। तो जो एक बार दो जो स्ट्रक्चर है दोनों आपस में जो जुड़े रहेंगे तो उनका एक पर्टिकुलर रीजन होगा जो आपस में मर्ज होगा, जो कॉमन होगा। तो जब इनके लेंथ आप मेजर करोगे तो वो इंडिविजुअल के लेंथ को जो जोड़ोगे उससे कम हो जाएगा, और जब इनको अलग अलग करोगे तो उनकी लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो एरिया है जो आपस में मर्ज होता है। ठीक है। तो एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। तो उसमें ये जो कॉमन रीजन होता है जब दोनों का आप एक साथ करेंगे तो वो तो एक में ही काउंट हो जाएगा,
ठीक है, जब दो अलग अलग करेंगे तो दोनों में काउंट होगा, इसीलिए उसका जो टोटल लेंथ होता है वो टोटल में घट जाता है। आया समझ में? तो तुमसे कोई पूछे बता सकते हो? Yes. अब जो 70S राइबोसोम होता है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो राइबोसोम, मैंने कहा था मात्र एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो इस बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मिलता है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है? राइबोसोम। और राइबोसोम में भी कौन सा राइबोसोम? 70S। ठीक है, जबकि 80S जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट के दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं, दो ऑर्गेनेल, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। दीज टू ऑर्गेनेल आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। जब ये पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं, और ये दो ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं इनके अंदर 70S राइबोसोम भी मिलता है, इनके अंदर 70S राइबोसोम भी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, तो यूकैरियोटिक में 80S के साथ साथ 70S भी मिलता है या नहीं मिलता है? तुमसे यह क्वेश्चन जो है बन गया कि तुमसे यदि पूछ देता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70S मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। किस ऑर्गेनेल में मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। केवल ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके अंदर ये 70S राइबोसोम होते हैं, नहीं तो और जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं आइदर ऑर्गेनेल के अंदर तो प्रेजेंट नहीं होगा, और यदि होगा भी तो वो 80S होगा, और कोई भी ऑर्गेनेल के अंदर 70S राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये राइबोसोम करते क्या है? जैसे आप एक बात समझो, आपकी पूरे बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है या कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, उसका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है। ये नहीं आज मन किया तो ये वाला प्रोटीन बना दिया, आज मन किया तो वो वाला प्रोटीन बना दिया, ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर सिस्टम है। उसमें कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, यस और नो? ठीक है, आपकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही होगी, 8th 9th में हाइट बहुत तेजी से बच्चों की बढ़ती है। ठीक है, अब होता क्या है, उस समय ग्रोथ हार्मोन तुम्हारे बॉडी से रिलीज हो रहा होगा, तो ग्रोथ हार्मोन को बनने के लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जाएगा, और सारे इंफॉर्मेशन किस चीज में होता है? जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन होता है। यस। और हमारे बॉडी का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होता है, तो डीएनए से मान लो ये वाला केमिकल सिंथेसाइज होना है, तो डीएनए जो है वो क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, और आरएनए जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो इसमें भी मैसेंजर आरएनए, तो मान लीजिए डीएनए एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज किया। ठीक है, अब इस पे ऐसे राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच हो जाएंगे, और ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के चेन को सिंथेसाइज करेंगे। अब मान लो यदि ये ग्रोथ हार्मोन के मतलब मैसेंजर आरएनए है, यदि ये मैसेंजर आरएनए किसका है? ग्रोथ हार्मोन का, तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, केमिकल सिंथेसाइज हो रहा है, वो कौन सा केमिकल होगा? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो इसके सिक्रीशन से आपका ग्रोथ जो है वो फास्टर हो जाएगा या स्लोअर हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा। और जिसमें ये हार्मोन कब रिलीज होगा? उसमें ग्रोथ स्लो हो जाएगा, जिस कारण से उसकी हाइट जो होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी और बच्चों की होती है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जो फंक्शन होता है ये वर्कआउट होता है। ऐसा समझ में? अब यदि हम बात करें कि जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं सभी के अंदर राइबोसोम्स बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, केवल मात्र एक ऐसा सेल है तुम्हारे बॉडी के अंदर जो मैच्योर होने के बाद अपने सारे ऑर्गेनेल्स को उनके सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डिलीट आउट हो जाते हैं, और वो सेल है आरबीसी। तो हर सेल में जो एक्सेप्शन होगा वो कॉमन कौन सा है? आरबीसी। मेरे कहने का मतलब क्या है समझो, जब आरबीसी समझ में आता है, रेड ब्लड सेल्स जो आपके ब्लड में एक सेल है आरबीसी,
ठीक है, और उसी सेल के कारण आपका ब्लड का जो कलर है वो रेड है, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है, ठीक है, तो आरबीसी मान लीजिए एक ऐसा सेल है जिसमें शुरुआत में जब वो इनिशियल स्टेज में होता है तो उसमें सारे ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होता है तो उसके सारे ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब गायब हो जाएगा। तो एडल्ट होने पे तुमसे पूछा जाता है कि नेम ए सेल इन विच दीज ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, तो आप क्या लिखेंगे हर जगह पे? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी मैच्योर होने के बाद सारे ऑर्गेनल को लूज कर देता है, ठीक है। आया समझ में? हाँ या नहीं? यस सर। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, कितने तरह के होते हैं, समझ में आ गया? और किन किन चीजों को मिलकर वो बनते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स, ठीक है। डस्टर ले लो यार, क्या चला रहा है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। किसकी बात करेंगे? ये राइबोसोम समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनके नाम से ही क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को जिस आदमी ने फाइंड आउट किया था उसका नाम था कैमेलियो गोल्गी। उसका नाम क्या था? कैमेलियो गोल्गी। अब तुम ऐसे इसके नाम की याद रखते नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया, जिस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया उसको अपना नाम दे दिया कि इसको गोल्गी कहेंगे। अब जब भी उस ऑर्गेनल को आप जब देखोगे तो ऑर्गेनल का नाम बताओगे, ऑर्गेनल का नाम लोगे तो अपने आप उस आदमी का नाम भी याद हो जाएगा तुम्हें। तो इसीलिए उसने उस ऑर्गेनल का नाम रख दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, मान लो एनिमल सेल। एनिमल सेल के सेंटर में मैंने आपको बता रखा है कि न्यूक्लियस होता है, हाँ या नहीं? यस सर। और उसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के मेम्ब्रेन होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन हो गए, हाँ या नहीं? यस सर। अब इन पे राइबोसोम्स मैंने रख दिया, तो ये किस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके जस्ट यहां पर आप देखोगे तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है सेल में। इसे कहते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? जो है दिस इज कॉल्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब एक बात समझो, सवाल ये है कि ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जो मेम्ब्रेन रिलीज होते हैं तो दैट मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किन किन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। तो जो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये भी उन्हीं 3 स्ट्रक्चर को मिलकर बना हुआ होगा या किसी और चीज को मिलकर बना होगा? उसी चीज को मिलकर बना होगा, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इन 3 चीजों को मिलकर बनता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। इनमें आप देखो दिस इज वेसिकुलर राउंड लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब्यूल्स है और यहाँ पर ये जो सेंटर में आता है तो ये इससे जिगजैग में बनता है, सिस्टर्नी प्रोजेक्ट होते हैं। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल इन तीनों को मिलकर बनता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब एक बात बताओ, जिस चीज से बना हुआ होगा जिस उसका जो नेचर होगा वही दूसरे का नेचर होगा या किसी और कुछ और नेचर होगा? जैसे मान लीजिए सीमेंट का नेचर होता है कि जब उसमें मॉइस्चर और हवा लगता है तो वो हार्ड हो जाता है, ये तो बात है, ठीक है। तो ऐसे ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? टू सिंथेसाइज वेरियस केमिकल। अब उससे कोई चीज बना है तो उसका भी
फंक्शन वैसा ही कुछ होगा या कुछ एकदम अलग होगा? वैसे ही वैसा ही कुछ होगा। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसका भी काम होता है टू सिंथेसाइज फंक्शन, टू सिंथेसाइज वेरियस केमिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है ताकि और सिंथेसाइज करता है ताकि जिस चीज को भी करना हो उस चीज में वो यूज उसके, जैसे कि इसका मेन काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे हम बहुत सारे कंपोनेंट खाते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो वो सेल एब्जॉर्ब करता है और सेल एब्जॉर्ब करने के बाद उनको डाइजेस्ट करना मतलब कि सिंपल फॉर्म में तोड़ना जरूरी है कि नहीं। तो जब सेल के अंदर आकर वो टूटता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। ये दो वर्ड है, इंट्रा एंड इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन और इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन। तो within the cell, if the digestion is taking place, so that will be called as what? Intracellular digestion, and that is the function of one of the function of Golgi complex or not? तो Golgi complex किस चीज का बना होता है, क्या काम करता है, ये समझ में आता है। इसका एक और काम होता है, it is also responsible for forming lysosomes। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ना, this is called as lysosomes, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल की बात करेंगे हम, दैट इज लाइसोसोम। डी डुवे वाज द पर्सन हु फाइंड आउट द लाइसोसोम्स। सबसे पहले जो आदमी जिसने इसको फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया, वो कौन सा था? डी डुवे, ठीक है। सो डी डुवे वाज द पर्सन हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, एंड this lysosome is also called as suicidal bag. Now the question arises, why it is also called as suicidal bag? इसका दूसरा नाम क्या है? suicidal bag। देखो सबका दूसरा नाम है, जैसे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस is also called as what? master of the cell, हाँ या नहीं? इसके अलावा राइबोसोम्स थे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सो दैट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ऐसे ही एक ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग। सुसाइड का मतलब क्या होता है? मरना, आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? अपने आप मरना, मतलब किलिंग बाय इटसेल्फ। तो दिस bag is called as suicidal bag because it is responsible for killing the cell itself। सेल को मारने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है, जब कोई सेल ओल्ड हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, कोई सेल ओल्ड हो जाता है या इंजर्ड होता है, तो ये जो लाइसोसोम है वो सेल के अंदर ही बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। तो फटेगा तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सेल किस चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज। तुम ग्रोइंग स्टेज में हो, इसमें कोई डाउट है? हो ना? तुम्हें क्या कहा जाता है, कौन सा फूड खाना चाहिए? प्रोटीन वाला। क्यों कहा जाता है प्रोटीन वाला फूड खाने के लिए? प्रोटीन वाला फूड इसलिए कहा जाता है कि जो सेल बनते हैं वो प्रोटीन के बनते हैं। तो जब तुम प्रोटीन रॉ मटेरियल डालोगे तभी तो नए सेल बनेंगे। जब नए सेल जिस चीज से बनना है उसी की कमी होगी बॉडी के अंदर, तो क्या तुम्हारा ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगा? तो तुम्हारा ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आया समझ में? इसीलिए ये जरूरी है कि क्या करें, प्रोटीन रिच फूड आपको खाना चाहिए। तो जैसे एक बात, तुम्हारा जब ग्रोथ होगा तो नए सेल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नए सेल बनने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए? मान ले तुझे सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने के लिए सब्जी का तो होना जरूरी है, मसाले का तो होना जरूरी है। जब सब्जी और मसाले नहीं रहेगा तो बनाएगी क्या?
वैसे ही यदि सेल को बनना है, नए सेल को बनना है, तो उसके लिए प्रोटीन का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन का सेल बना होता है। और प्रोटीन, इसका क्लियर हो गया कि सेल किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जब तक ये एक मेम्ब्रेन के अंदर है तब तक तो ठीक है। जैसे ही मेम्ब्रेन से बाहर आया तो इसकी यारी है प्रोटीन से, क्या चाहे किसी की प्रोटीन हो उसी को डाइजेस्ट करेगा। मान लो एसिड है, इसको ऐसे समझो, एसिड हमने लिया कि एसिड से इसको जलाएंगे, ठीक है, और गलती से एसिड वो मेरे पे गिर गया, तो क्या एसिड कहेगा कि भैया ये तो आपका था, आपको नहीं जलाएंगे, आपने तो उसके लिए लिया था, उसी को जलाएंगे? ऐसा तो नहीं है। तो उसका जो काम है तो करेगा ही, उसको काम है कि जलाना, तो जलाएगा। ऐसे ही इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, चाहे किसी का भी प्रोटीन हो, ठीक है। तो जैसे ही यदि बाई चांस कोई सेल ओल्ड या इंजर्ड होता है तो ये लाइसोजाइम बर्स्ट करता है, और इसके बर्स्ट होने से क्या रिलीज होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द सेल। तो डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है? सेल मर गया तो अपने आप को मरा या किसी और ने मारा उसको? उसके अंदर वाले जो भी था उसका भाई बंधु, वही तो मारा, ठीक है। तो अपने आप को मारा, इसीलिए से हम कहेंगे सुसाइडल बैग। तो तुमसे पूछा जाएगा व्हाई द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज, दो चीजें क्वेश्चन आएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा नेम द ऑर्गेनल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम। Why the lysosomes are called as suicidal bag? Because when the cell is old or injured, it kills the cell itself. ठीक है? How it kills? It bursts inside the cell. When the cell is old and injured, it bursts inside the cell and digests the cell. So this way it kills the cell itself. So that's why it will be called as what? Suicidal bag. अब एक बात समझो, ये बना किससे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से ही बना है, तो जो इसका फंक्शन था वही फंक्शन इसका भी होगा, कुछ और हो जाएगा? वही फंक्शन होगा, ठीक है। तो जब उसका फंक्शन था इंट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इसका भी काम डाइजेशन का ही है या कुछ और का है? डाइजेशन का। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आ रहा समझ में? यस सर। हाँ या नहीं? और क्योंकि तुम्हें देख के ही लग रहा होगा इसमें केवल वेसिकल्स हैं, या ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी भी है। वेसिकल्स हैं, तो इट इज ओनली मेड ऑफ वेसिकल्स। तो ये क्या होते हैं, क्या इसको करते हैं, किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ या नहीं? इसमें एक चीज और याद रखना,